गुड मॉर्निंग। रीमान इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक जो रही है इस चैप्टर की, उसे आप पढ़ने और समझने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, टाइटल है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। पूरी कैलकुलस में इसका मतलब एक ही फंडामेंटल थ्योरम है, ये तो आप मान के चलेंगे। हर एक जो भी ब्रांच है, हम उसमें सबसे एलिमेंट्री, सबसे फंडामेंटल चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा सुना होगा ना। तो ये अगर कोई एग्जाम हो और कैलकुलस उसका पार्ट हो, चाहे इंटीग्रल कैलकुलस हो या डिफरेंशियल कैलकुलस हो, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस उस एग्जाम में सिलेबस में होना चाहिए और नॉर्मली होता है। तो इसीलिए इसको मैंने ट्रेडिशनल वे में स्टेटमेंट पहले नहीं लिखा। पहले ये लिखा कि मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम। और मैं इस पेज में मैंने आपके लिए पहले से लिखा हुआ है। पहले तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर स्टेटमेंट क्या है इसका, इसको समझते हैं, और उसके बाद इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, तब जाकर हम इसका प्रूफ पे जाएंगे। शायद हमारी समझ बेहतर बन पाए। आप इसे मशीनी तौर पर केवल एक स्टेटमेंट और उसके प्रूफ के तौर पर नहीं, बल्कि आप कहीं जब बोले तो आप जस्टिफाई कर सकें कि आखिर आप बताना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, मैंने इतना लिखने का समय बचाने के लिए पहले से लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन देखिए पहले। ये पूरी थ्योरम हम दो पार्ट्स में हम करते हैं। दो डिफरेंट स्टेटमेंट आपको लगेंगे शुरू में, बाद में आपको लगेगा कि नहीं, जो फंक्शंस है उनमें कांस्टेंट के अलावा कोई वैसा डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। तो पहला है, द फर्स्ट इज अ कंप्यूटेशनल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स हाउ एन एंटी डेरिवेटिव कैन बी यूज टू इवेल्युएट एन इंटीग्रल ओवर अ पर्टिकुलर इंटरवल। डेरिवेटिव तो ठीक है, एंटी डेरिवेटिव का यूज करना है इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए किसी इंटरवल। ठीक, इस पे भी बात करते हैं अभी। दूसरा, द सेकंड स्टेटमेंट इज मोर थ्योरेटिकल इन नेचर, expressing the fact that every continuous function is the derivative of its indefinite integral. कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हमेशा है, ये तो हम मान के चल रहे हैं। यहां पर लिखा है एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ इट्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो कंटिन्यूस होने के बाद और क्या हम आगे सोच सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, किस हद तक, क्योंकि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ये हम जानते हैं पहले से। तो फिर और क्या, किस तरह की कंडीशन ऐड ऑन करें हम, तो इस एंगल को हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। ये सब अभी मोटिवेशन में हम डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं स्टेटमेंट पे पहले कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। एफ एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी से आर में, और रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन है कैपिटल एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, सेटिस्फाइंग एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। इस तरह से अगर है तो फिर स्मॉल एफ का जो इंटीग्रेशन होगा ए टू बी, वो कैपिटल एफ बी माइनस एफ ए होगा। आप यहां पर देखिए, स्मॉल एफ के लिए आपने कंडीशन क्या दी है, इंटीग्रेबल, और कैपिटल एफ के लिए क्या दिया है कि वो इस कंडीशन को केवल सेटिस्फाई करता है, बाकी कुछ नहीं कहा है आपने। तो दो डिफरेंट फंक्शन को कैसे आप इक्वल दिखा सकते हैं, ये थ्योरम का पहला पार्ट बता रहा है, जिसमें स्मॉल एफ इंटीग्रेबल है, कैपिटल एफ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि उसका डेरिवेटिव एफ एक्स के बराबर हो। तो फिर एफ का इंटीग्रेशन इस फंक्शन की दो एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस है, एफ बी माइनस एफ ए। आप सोच रहे होंगे ये तो हमने बहुत बार किया है, बल्कि यही किया है आज तक जब भी सॉल्व किया है। स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन करें, जो भी आप उसे नाम दें उसको एफ बी है। लेकिन देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डेवलप हुई है, तो मोटिवेशन पे हम उनको डिस्कस अभी करेंगे। तो फिर आखिर कैसे आप इक्वल दिखा सकते हैं दो चीजों को। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा,
लेट जी क्लोज इंटरवल ए बी से आर में इंटीग्रेबल है एंड डिफाइन, और हम ये डिफाइन करते हैं कि कैपिटल जी एच जो है वो इस जो जी है जो इंटीग्रेबल है तो उसका इंटीग्रेशन ए टू एच जी है फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू ए टू बी। ए से बी तक आप इंटीग्रेबल तो ले ही रहे, तो ए तो ले लिया और एच जो है ए से बी तक फिर कुछ भी ले लीजिए। तो इंटीग्रेबल है तो उसका इंटीग्रेशन ए से शुरू करके कोई भी एच तक, क्योंकि बी तक तो आपको लिमिट दे ही रखी है इंटीग्रेबिलिटी की, उसे आप जी एच मान लेंगे। देन अगर ऐसा है, देखिए स्मॉल जी की इंटीग्रेबिलिटी कैपिटल जी की कंटिन्यूटी बता रही है। अगर ऐसा है, जबकि स्मॉल जी इंटीग्रेबल है और आप जानते हैं रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए बाउंडेडनेस ज्यादा जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी एच जो कैपिटल जी एच होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, जब राइट साइड का स्मॉल जी कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, रीमान इंटीग्रेबल होना जरूरी है। और आपने देखा है अगर आप लगातार फॉलो कर रहे हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद इंटीग्रेबल करके जो आया कैपिटल जी एच वो क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस। अच्छा, और अगर ये कंटिन्यूअस है स्मॉल जी, इफ स्मॉल जी इज कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट सी, किसी पॉइंट पर ए बी में ही किसी पॉइंट सी पर अगर स्मॉल जी कंटिन्यूअस है तो कैपिटल जी एक स्टेप आगे जाके जी डिफरेंशिएबल एट सी एंड जी डैश सी इक्वल टू जी सी। ये बड़ी जोरदार बात है कि ये डिसकंटिन्यूअस भी है तो भी ये कंटिन्यूअस है, और अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर कैपिटल जी। तो उम्मीद है आपका जो इंटीग्रल और डिफरेंशियल एंटी डेरिवेटिव को समझने का अप्रोच है इस थ्योरम को पढ़ने के बाद थोड़ा और रिफाइन होगा, हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो ये जो भी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं इससे पहले, प्लीज़ आप इन्हें जितनी बार हो सकता है इस थ्योरम को ज़रूर पढ़िएगा। ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारे एग्जाम्स में आपकी समझ बेहतर करेगी। अब हम तीसरे पार्ट में जाते हैं कि मोटिवेशन क्या रहा है, आखिर इस थ्योरम के पीछे किस तरह से हमने डेवलपमेंट रहा होगा। हम ये कह रहे हैं, मैं इसको ऐसे समझता हूँ, डिफरेंशियल डेरिवेटिव और इंटीग्रल। डेरिवेटिव का हम लोग और कंटिन्यूटी का रिलेशनशिप जानते ही हैं। डेरिवेटिव की जो दोनों इंडिपेंडेंटली डेवलप हुए हैं। डेरिवेटिव में आप कर्व का टेंजेंट की बात करते हैं। मैंने आपको उस समय भी बताया था कि फर्मा जैसे लोगों ने ये कंटिन्यूटी से 200 साल पहले डिफरेंशिएबिलिटी, लगभग 200 साल पहले डिफरेंशिएबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज की थी। कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बाद में आया है और ये सारा डिटेल में मैंने आपको बताया है, आप कंटिन्यूटी के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। ये तो डायरेक्टली के बाद चीजें आई हैं कि क्या ऐसे उत्पादन फंक्शन भी बन सकते हैं, वरना आप तो इस तरह के जो कोसेंट है उनकी लिमिटिंग वैल्यू को डेरिवेटिव कहते आ रहे हैं। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिमिटिंग पोजीशन पर, खाली कोसेंट नहीं, इन जनरल कोसेंट होगा तो वो कॉर्ड का स्लोप हो जाएगा, टेंजेंट का नहीं होगा। कॉर्ड की लिमिटिंग पोजीशन टेंजेंट है, जब कॉर्ड का दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट की ओर आना शुरू हो या पहला दूसरे की ओर, कोई भी एक को मान लीजिए। इंटीग्रल अपने आप में अलग प्रॉब्लम है, ये कर्व के अंडर एरिया की बात करता है, लेकिन जब हम समझते हैं शुरू में तो कर्व नॉर्मली कंटिन्यूअस बनाते हैं। थ्योरम्स और इस चैप्टर को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, एक नहीं बहुत सारी जगह डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है। बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होने के बावजूद फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो सकता है। तो फिर आप ऐसे कर्व के एरिया की बात कैसे करें, किस तरह से निकालें?
तो ये जो थ्योरी हमने इस चैप्टर में डेवलप की, तो फिर यहाँ पर लिखना मुझे नहीं लगता उचित है। तो आपने देखा हमने पार्टीशन अप्रोच अपनाई, हमने क्या किया, डोमेन का पार्टीशन किया। पार्टीशन जितना रिफाइन करते गए, हमें अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस उतना नजदीक आता गया, उतना छोटा होता गया डिफरेंस। और हमने देखा कि जहां पर डिफरेंस किसी भी एप्सिलॉन से छोटा होता है एक पार्टीशन के लिए, अगर ऐसा मिल सकता है तो हमने उसे रीमान इंटीग्रेबल माना। ये चैप्टर अब पूरा जो चैप्टर है वो एंड की तरफ जा रहा है। रीमान की अपनी लिमिटेशंस हैं, हम इन पे भी बात कभी करेंगे। और इसीलिए बाद में लबेड, इसको क्या पढ़ेंगे, लबेड इंटीग्रेशन। मेजर थ्योरी इसी पर आधारित है पूरी। और वहां आप रेंज को पार्टीशन कर रहे हैं, यह डोमेन को पार्टीशन कर रहे थे। हम लोग किसका पार्टीशन कर रहे थे, डोमेन का। लबेड ने अपने पीएचडी थीसिस में एक नया कंसेप्ट दिया है, मेजरेबल सेट्स, मेजरेबल फंक्शंस। और आप देखेंगे कि वो इस थ्योरी का कितना बेहतरीन रिफाइनमेंट है। हम रीमान में रीमान तक सीमित रहेंगे, लेकिन जब मेजर थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे पहले रीमान पे ही आएंगे। रीमान की अपनी क्या प्लस पॉइंट थे और क्या कमियां थी। जब रीमान की कमियां क्लियर हो जाए तब आपको समझ में आएगा कि आपको बेहतर मॉडल क्यों चाहिए, और वो बेहतर मॉडल हेनरी लबेड ने आपको उपलब्ध करवाया है। हम इस बात को देखेंगे। तो उम्मीद है ये थ्योरेटिकल डिस्कशन जो शुरुआती हमारा है आपको थोड़ा सा समझ बढ़ाने में मदद करेगा। अब हम लोग जो पहला पार्ट है स्टेटमेंट, मैं रिपीट दिखा रहा हूँ, स्मॉल एफ ये है, कैपिटल एफ ये है, और ये रिलेशनशिप, इसे मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे। उम्मीद है ये शुरुआती अगर आप एंजॉय करेंगे तो पूरी थ्योरम आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हम लोग एक क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन करेंगे। तो इसमें आपके पास x1, x2, xk माइनस 1, xk जनरल सब इंटरवल होगा एंड सो। तो पार्टीशन से स्टार्ट करते हैं। लेट P be a partition of closed interval AB and ik equal to xk minus 1 xk be a subinterval with k equal to 1, 2, 3 up to n। ये आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये सब इंटरवल हमने ये ले लिया। अब इस सब इंटरवल में फंक्शन हमने जो स्टडी करना है, तो आपने देखा कि फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हमें लेनी है। तो स्मॉल एफ के लिए हमने जो आपने पार्ट 1 का स्टेटमेंट देखा था, तो उसमें स्मॉल एफ रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो बाउंडेड होगा, बाउंडेड फंक्शन ही रीमान इंटीग्रेबल है। तो बाउंडेड अगर वो पूरे में है तो इसमें भी होगा, सिंस एफ इज आर इंटीग्रेबल। इसका मतलब f इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब है f इज बाउंडेड ऑन आई के। हर सब इंटरवल में वो बाउंडेड होगा, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि उसका सुप्रीमम और इन्फीमम क्या है। लेट Mk and capital Mk be infimum and supremum of f on Ig। तो फिर फंक्शन अपने इन्फीमम सुप्रीमम कॉम्पैक्ट
सेट है, क्लोज इंटरवल है आई जे, तो दिस इम्प्लाइज जो एफ होगा, मान लो कोई भी पॉइंट ले लिया टी जे लेस देन इक्वल टू एम जे फॉर एवरी टी जे बिलोंग्स टू आई जे। आई जे का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, फंक्शन की वैल्यू स्मॉल एम के और कैपिटल एम के बीच में ही होगी। क्या ये क्लियर हो रहा है? ठीक, अब हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। नाउ using mean value theorem to capital F on ij, that is कैपिटल F के एंड पॉइंट क्या हो गया आई जे पर, एच जे माइनस एफ एच जे माइनस वन, दिस विल बी इक्वल टू एफ डैश टी जे टाइम्स एच जे माइनस वन, इंटरवल लेंथ का डिफरेंस। आपके पास ये समझ में आ रहा होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, भाई ये इंटरवल होता था मीन वैल्यू थ्योरम जब आपने पढ़ी थी लैग्रेंज, ये ए ये बी, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ डैश कोई बीच में कोई पॉइंट टी जे याद है, तो क्या यही है, एफ बी ये है आपको, बी का मतलब एच जे, सब इंटरवल आई जे है, माइनस एफ ए ये वाला, मैं इसको एच जे और इसको एच जे माइनस वन ही लिख देता हूँ, दिस अपॉन दिस इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी जे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपने लिखा है स्टेटमेंट में, हमने लिखा था पहले पार्ट में एफ डैश एट्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एफ एट्स फॉर एवरी एट्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, पूरे ए बी में कहीं पर भी ऐसा होगा, तो क्या मैं यहाँ पर स्मॉल एफ यूज कर सकता हूँ, फिर एफ डैश टी जे की जो एफ ऑफ टी जे, ये तो हर पॉइंट के लिए सही है, तो फिर आपके पास हो जाएगा दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एच जे माइनस एफ ऑफ एच जे माइनस वन इक्वल टू एफ ऑफ टी जे टाइम्स एच जे माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। ये समझ में आया होगा आपको। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अभी जो हमने पीछे किया है, देखिए ये पोर्शन, इसे फिर लेते हैं, या इसे 1 ले लेते हैं, इसे 2 कर देते हैं। इक्वेशन 1 को आई जे की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और समेशन ले लेते हैं। फ्रॉम 1 वी हैव, आपके पास एम जे है, उसको आई जे की लेंथ चाहिए अभी एच जे माइनस वन, मतलब डेल्टा टी जिसको कहें आप, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ टी जे एच जे माइनस वन, मतलब डेल्टा टी, कैपिटल एम जे एच जे माइनस वन, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के पीछे लॉजिक ये है, ये देखिए राइट हैंड साइड जो है सेकंड में ये आ गई है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ऑफ एफ, तो आपके पास आ जाएगा स्मॉल एम जे टाइम्स एच जे माइनस वन, कैपिटल एफ एच जे माइनस एफ एच जे माइनस वन, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम जे एच जे माइनस वन। कैपिटल एम एच जे और स्मॉल एम जे, स्मॉल एफ के सुप्रीमम इन्फीमम है, तो आप स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में रिलेशन ही तो ला रहे हैं। ये आपने जनरल आर्बिट्ररी सब इंटरवल में ले लिया। अगर आप समेशन करें
पूरे में हर सब इंटरवल में ऐसा ही कुछ होना है। तो अगर आप इन सब का समेशन करना है k from 1 to n, दिस implies summation k from 1 to n of fx k minus 1 less than equal to summation of capital Mk hk minus hk minus 1 और k from 1 to n। तो देखिए ये क्या बना, ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये LFP है या नहीं, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम रिमान में पहले दिन से। अब आप इसे सॉल्व करें, k1 रखिए, 2 रखिए और आज रखते जाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कैंसिल होते जाएंगे, बस लास्ट और फर्स्ट बचेगा। मतलब लास्ट fxn जो होगा वो क्या होगा, FB माइनस FA और ये क्या होगा, UFP। आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत बार सॉल्व हो चुका है। और ये जो मिडिल आ रहा है ना, ये आप देख रहे हैं किसी भी पार्टीशन के इंडिपेंडेंट है। देखिए ये और ये LFP और UFP पार्टीशन पर डिपेंड करने हैं, लेकिन जो ये बीच में आ रहा है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन कोई भी ले लीजिए, बीच वाली क्वांटिटी वही आएगी। अब इसका फायदा क्या होगा, आप ये जानते हैं कि स्मॉल f क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो आपको एक पार्टीशन मिलेगा जहां इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से भी कम हो जाएगा। तो फिर ये कहाँ जाएगा उस समय, जब इन दोनों में एप्सिलॉन से कम डिफरेंस का मतलब ये दोनों बराबर होगा, तो फिर इन दोनों की जो बराबरी होगी वही ये भी होगी। आपको सैंडविच थ्योरम याद होगी, अगर ये और ये दोनों एक ही लिमिट की ओर टेंड कर रहे हैं तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये भी उसी लिमिट पे जाएगा। स्क्वीज या स्क्वीज थ्योरम हम कहते थे, या सैंडविच थ्योरम। आप ये सोचिए ये 3 पॉइंट हैं, ये दोनों एक ही तरफ को जा रहे हैं, दोनों एक ही पे कन्वर्स करेंगे, तो जो बाकी 20 के हैं सारी वैल्यूज वो भी उसी पे आएंगी और कहाँ जाएंगी। आप इन दोनों को सोचिए कि कन्वर्स करके आप दोनों को एक ही जगह ले आ रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, दबा रहे हैं, सैंडविच बना दे रहे हैं, तो बीच वाले भी वहीं पर आएंगे या नहीं। ये दोनों बराबर होने जा रहे हैं क्योंकि स्मॉल f क्या है बट L ऑफ स्मॉल f, इसका सुप्रीमम और इसका इन्फीमम U और F दोनों बराबर है, और दोनों किसके बराबर है, A to B ऑफ F। So we conclude that सैंडविच थ्योरम से कि ये दोनों बराबर होंगे तो वहीं पर ये भी आएगा, फिर ये बीच वाली सारी, तो फिर क्या आ जाएगा, A to B F जो है ये दोनों बराबर है, वही FB माइनस FAB होगा। ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का पार्ट 1 प्रूफ हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से स्टार्ट किया था और आसान है, तो आप इसे एक बार देखिए, नोट करिए और एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। चलिए हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट करने के लिए हमको एक कंसेप्ट की ज़रूरत है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। लिप्सिच मैथमेटिशियन का नाम है, उन्हीं की दी हुई कंडीशन है अ फंक्शन f फ्रॉम A to R। अब डोमेन कैसा है अभी कुछ नहीं पता, सेट है समझ लीजिए, A R का सबसेट है, A is Lipschitz on A if there exists an positive real number m such that fx minus fy upon x minus y mod less than equal to m for every xy belongs to A। ये डोमेन है। डोमेन में ये बेसिकली क्या बताता है, कॉर्ड x और y, x ट्रॉमा fx और y ट्रॉमा fy, 2 पॉइंट होंगे इस पर। तो फिर कोई भी 2 पॉइंट के बीच को मिलाने वाली जो कॉर्ड होगी उसका जो स्लोप है वो उसका अपर बाउंड देखिए। एक तरह से आप इसे इस रूप में समझ सकते हैं, स्लोप का मॉड लिया है। हाँ,
सरल शब्दों में कहने की बात है कि जो स्लोप है वो अनबाउंडेड ना हो जाए। एक्स और वाई पॉइंट है ना कोई डोमेन में, तो एक्स पॉइंट है, एक्स ट्रॉमा एफ एक्स होगा एक पॉइंट, दूसरा वाई ट्रॉमा एफ वाई होगा। क्लियर है? तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली आप कॉर्ड बनाएंगे तो स्लोप क्या होगा? यही होगा ना वाई कोऑर्डिनेट्स का अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट का। कॉर्ड का स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो एक एम से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो ये बाउंडेड है। तो स्लोप अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये स्लोप हो रहे हैं ना, ये बढ़ रहे हैं स्लोप, लेकिन आप ये जानते हैं कि स्लोप की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक पॉजिटिव रियल नंबर से ज्यादा नहीं होने, ऐसा एम मिलना जरूरी है। अगर ऐसा है तो ये लिप्सिज है। तो फंक्शन का स्लोप को आप अनबाउंडेड नहीं होने दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। और फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर इज लिप्सिज ऑन ए इफ देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव रियल नंबर एम सच दैट दिस। तो अब अगर ए क्लोज इंटरवल ए बी हो जाए, इफ ए क्या हो जाए, कोई कॉम्पैक्ट सेट, बेसिकली कॉम्पैक्ट का मतलब यहां पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, देन तो आप ये ध्यान रखिएगा ये जो लिप्सिज है ना, हम लोग यहां पर तो इसी में काम कर रहे हैं, तो अभी हम इसी पे फोकस करेंगे। तो एक चीज रिजल्ट याद रखिए, लिप्सिज जब भी है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को बताता है, यूनिफॉर्म continuity. Converse may not be true. There may be some examples where function is uniformly continuous but may not satisfy the condition of Lipschitz. लेकिन अभी इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हैं तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में है, तो हमने एक थ्योरम की है, तो वहां पर क्या आ जाएगी, कंटिन्यूटी भी आ जाएगी। इतना एडिशनल बताने की वजह यह है कि जब अब सेकंड पार्ट को हम प्रूफ करेंगे तो हमारे पास ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है, तो हम ये लिखना पड़ता है कि ये लिप्सिज कंडीशन है तो डायरेक्ट कंटिन्यूटी आ जाएगी, क्योंकि लिप्सिज है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है। और हमारे इस थ्योरम में जो हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम कहाँ पढ़ रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल में ए बी में, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्लोज्ड या कॉम्पैक्ट सेट में है तो वो हमेशा क्या दिखाती है, कंटिन्यूटी। तो लिप्सिज होने से हम कंटिन्यूटी पे आ जाएंगे, तो वो थ्योरम में बीच में कहीं रुकावट आती, मैंने ये पहले बता दिया। अब हम यहाँ से सेकंड पार्ट के प्रूफ पे जाते हैं, तो उससे पहले मुझे रिकॉल करवाना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्या था। तो मैं ये पेज ला रहा हूँ आपके सामने। देखिए ये स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशनशिप है। स्मॉल जी आपके पास इंटीग्रेबल फंक्शन है, और तो कैपिटल जी ऐसा है, और कैपिटल जी क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस, और स्मॉल जी कहीं पर कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर कैपिटल जी क्या दिखाना है, डिफरेंशिएबल। बहुत शानदार कंक्लूजन है अगर आप समझ पा रहे हैं तो चलिए इसको अब ज़्यादा समय नहीं लगाते, अब हम इसे प्रूफ करने की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये गिवन ही है कि कैपिटल जी एच इक्वल टू ए टू एच स्मॉल जी फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू ए बी, और स्मॉल जी बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर ए बी। ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं एक्स और वाई दो पॉइंट ले लेते हैं इस इंटरवल में, देन जी एक्स माइनस जी वाई मॉड। चलिए देखते हैं, हमारे पास जी एक्स तो ये है, क्या है, ए टू एक्स जी, माइनस तो जी वाई क्या हो जाएगा, यही ए टू वाई जी, ऐसा हो जाएगा। पहले वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस टाइम्स एक्स टू ए जी ए टू वाई जी, ऐसा, ठीक है। पहले की लिमिट इंटरचेंज की है, माइनस का मॉड, सॉरी ये मॉड है,
माइनस का मॉड लेकर कोई फायदा नहीं, हटा दीजिए, माइनस बाहर, तो क्या बन जाएगा, एच टू ए जी प्लस ए टू वाई जी। इसे क्या लिख देंगे आप, एच से ए तक और ए से वाई तक, तो क्या लिख देंगे, ये क्या हो गया आपके पास, एच टू वाई जी। आप माइनस टाइम्स मॉड है तो ये भी लिख सकते हैं, वाई टू एच जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप क्या ले रहे हैं, मॉड ले रहे हैं, लिमिट में माइनस आ जाए, इंटरचेंज हो जाएंगी लिमिट, वाई टू एक्स इसलिए एक्स माइनस वाई जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है मॉड में। मॉड इससे बड़ा अगर आप लेते हैं तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको, मॉड ऑफ जी। यहां पर आप समेशन ले रहे हैं, उसके बाद मॉड ले रहे हैं, या फंक्शन का हर जगह पॉजिटिव नॉन नेगेटिव बना के आप समेशन कर रहे हैं। तो ये चूंकि आपने पहले ही कहा है कि जी जो है क्या है, स्मॉल जी कैसा फंक्शन है, रीमान इंटीग्रेबल है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर स्मॉल जी रीमान इंटीग्रेबल है तो स्मॉल जी बाउंडेड तो होगा ही होगा, बाउंडेड होगा तो स्मॉल जी किसी कैपिटल एम से, हम यहाँ लिख लेते हैं सिंस स्मॉल जी बिलोंग्स टू आर फैमिली ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, तो स्मॉल जी इज बाउंडेड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, तो स्मॉल जी लेस देन इक्वल टू सम कैपिटल एम। तो फिर इससे ऊपर अगर कैपिटल एम लिख दिया तो बचा क्या, ये तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, एक्स माइनस वाई आपके पास मॉड। तो अब आपके पास देखिए ये आ गया, दिस इम्प्लाइज जी एक्स माइनस जी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई मॉड लेस देन इक्वल टू एम फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जी इज ellipsis on closed interval AB. This implies G is uniformly continuous on closed interval AB. This implies G is continuous on closed interval AB. तो बताइए पहला पार्ट प्रूफ हुआ, सेकंड पार्ट में पहला स्टेप प्रूफ हुआ या नहीं। स्मॉल जी अगर रीमान इंटीग्रेबल है और स्मॉल जी का कैपिटल जी के साथ ऐसा रिलेशनशिप है और ये रीमान इंटीग्रेबल है, मतलब ये बाउंडेड है क्लोज इंटरवल में बस, तो फिर ये कंटिन्यूअस होगा कैपिटल जी कंटिन्यूअस के लिए लिप्सिस की मदद ली। उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये। तो पहला पार्ट हो गया। अब हमें दूसरा पार्ट देखना है इसमें कि भाई हमने ये लिखा है कि स्मॉल जी अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया तो कैपिटल जी वहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा। तो अब देखिए हमारा लास्ट पार्ट, हमने ये लिखा है स्मॉल जी कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट सी पर जो क्लोज इंटरवल ए बी है, तो हमें ये बताना है कि उस पॉइंट पर कैपिटल जी डिफरेंशिएबल है और उसका जो डेरिवेटिव होगा जी डैश सी उस पॉइंट पर वो स्मॉल जी सी की वैल्यू, स्मॉल जी सी उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो हम जी डैश सी की डेफिनेशन लिख लेते हैं नाउ। जी डैश सी बाई डेफिनेशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी 1 अपॉन एक्स माइनस सी, ये तो ठीक है। जी एक्स हमने जो अभी सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है, तो जी एक्स आपको अगर याद हो तो वो क्या था, ए टू एक्स जी मान लो वेरिएबल टी मान लो, तो जी टी डी टी टाइप का कुछ माइनस जी सी ए टू सी
जी टी डी टी, ऐसा बन जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू सी 1/x माइनस सी। इसे इंटरचेंज कर सकते हैं ए टू सी टू, तो ये क्या बन जाएगा, सी टू ए टू एच जी टी 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 प्लस सी टू ए जी टी डी टी। तो देखिए सी से ए तक और फिर ए से एच तक, तो फाइनली कहाँ से कहाँ तक हो गया, सी से एच तक। तो लिमिट एच टेंडिंग टू सी 1/x माइनस सी सी टू एच जी टी टी टी। ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, ये जी डैश सी कहें आप, आपकी इच्छा है, जी डैश सी ये आ गया आपके पास। आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि मुझे ये जी सी दिखाना है, फिर अब ये राइट साइड क्या दिखाना हुआ भाई, आपका क्लेम क्या था, देखिए तो जी डैश सी बराबर स्मॉल जी सी। तो मुझे अब सारा फोकस इस पर करना चाहिए कि राइट हैंड लिमिट स्मॉल जी ऑफ सी। नाउ वी विल शो RHS एज जी ऑफ सी, हम इसको ये दिखाएंगे। तो ऐसे भी कह सकते हैं इस लिमिट को जी सी दिखाने के लिए 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव वी मस्ट प्रोड्यूस, ऐसा होना चाहिए, या देयर मस्ट एग्जिस्ट अ डेल्टा, a positive delta such that if x minus c mod less than delta, then 1/x minus c integral c to x gt dt, ये वाला जो आपके पास है, इसका और जीसी का डिफरेंस किसी भी एप्सिलॉन से कम हो जाना चाहिए। क्या ये आपको समझ में आता है भाई? आपको ये वाली जो लिमिट है ये जीसी दिखानी है ना, मतलब ये लिमिट और जीसी का डिफरेंस किसी भी एप्सिलॉन से कम हो रहा है, तो उसको हमने लिमिट के फॉर्म में लिखा है। अब हमें ये प्रूफ करना है, हमारे पास ये है, ठीक। अब जो स्मॉल जी टी कंटिन्यूस है, स्मॉल जी कंटिन्यूस हमारे पास है यहाँ पर सी पॉइंट पर, ये हमें लिखा एज्यूम्सन है, इसी का यूज करते हैं। द एज्यूम्सन of continuity of G gives us control over the difference GT minus GC। कंटिन्यूस है तो ये डिफरेंस अनबाउंडेड नहीं हो सकता, डिफरेंस अनबाउंडेड नहीं हो सकता। इन पर्टिकुलर आप ऐसे भी कह सकते हैं, वी नो that there exists a delta greater than 0 such that t minus c mod less than delta, continuity की definition implies gt minus gc mod less than epsilon। ये तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। सो इसका फायदा उठाते हैं, तो मैं ये लिख लेता हूं, टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस, अगर आप इसका फायदा उठाओ, वी राइट, ऐसा करते हैं, जी सी टू 1/x माइनस सी, ये सी टू एच जी सी डी टी।
आप इसे सॉल्व करिए, GC कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt है इंटीग्रेशन t मतलब x माइनस सी से x माइनस सी कटेगा, GC रहेगा। तो क्या GC को हम ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि इक्वेशन 2 में हम दो टर्म को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, c2x और बाहर से 1/x माइनस सी यहाँ भी है। बस हो गया, इतना अगर आप कर सकते हैं तो आसानी से प्रूव हो जाएगा। वी राइट दिस, इसमें इस पॉइंट को नोट करने वाली चीज़ है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि GC को ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 LHS कैन बी मेड क्या? सिंगल टर्म हम इस चीज़ ये रख देंगे और ये दोनों सॉरी दिख नहीं रहा आपको। अगर GC की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे तो ये दो इंटीग्रल एक इंटीग्रल में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए, ये x माइनस सी मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू t माइनस सी आपके पास है। x आपके पास पूरे x माइनस सी, जब आप x लिया था पूरे क्लोज इंटरवल में था, तो दैट विल बी, तो वी हैव फॉर ऑल x माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा, अगर ऐसा लेते हैं तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 1/x माइनस सी c2x gt dt माइनस GC, ये मॉड हमने सॉल्व करना था, लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस सी c2x gt dt माइनस 1/x माइनस सी, ये हमने क्या लिखा था अभी, c2x GC dt, ये आपने देखा। तो अब इसमें ये 1/x माइनस सी c2x, आप इसे क्या लिख सकते हैं, GT माइनस GC dt। तो अगर आप मॉड अंदर ले जाएं तो ये उससे बड़ी क्वांटिटी मॉड ऑफ GT माइनस GC मॉड dt ऐसा आ जाएगा। आपने कंटिन्यूटी से अभी पढ़ा है कि इससे बड़ा क्या ले लिया था आपने, एप्सिलॉन, मतलब GT माइनस GC जो है लेस देन एप्सिलॉन था ना कंटिन्यूटी होने की वजह से। तो 1/x माइनस सी मॉड c2x एप्सिलॉन dt, अगर आप सॉल्व करेंगे एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो ये x माइनस सी आएगा, उससे ये कैंसिल होगा, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 1/x माइनस सी c2x gt dt माइनस GC मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ही क्या है, लिमिट आपके पास जब x टेंड्स टू c 1/x माइनस सी c2x gt dt है, तो किसके बराबर है, GC के बराबर है। और यही क्या था, ये जो आपने लेफ्ट हैंड में लिखा है, ये क्या लिखा था, G डैश C इक्वल टू GC। गजब बात है कि जब स्मॉल g 8 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर कैपिटल G डिफरेंशिएबल है। स्मॉल g जहां पर रीमान इंटीग्रेबल है, कैपिटल G वहां कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं, एक रीमान इंटीग्रेबिलिटी और एक कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का हिस्सा हम मानते हैं। दोनों का इतना शानदार एसोसिएशन है। उम्मीद है आपने ये पूरा एंजॉय किया होगा, पूरे थ्योरम्स, और इसके प्रूफ को भी काफ़ी आसान प्रूफ है, मैथमेटिकल काफ़ी हद तक है, और दो डिफरेंट ब्रांचेस को ये 8 पॉइंट पर लेके आता है।
इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराना चाह रहा हूँ, लेकिन लेक्चर लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ चीज़ें इस पर डिस्कस और करेंगे ताकि हमारी समझ और रिफाइन हो जाए। अभी इतना ही करते हैं। थैंक्स।